नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। मूंग की खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान। खेती की अधिक पैदावार के लिए फसलों का प्रबंधन करें किसान। कम अवधि वाली मूंग दलहनी फसल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में होती है मददगार। जून जुलाई के महीने में अदरक की खेती से किसान कमा सकते हैं दुगना मुनाफा। फसल की रुपाई से पहले बीज उपचार करना है बेहद जरूरी। औषधीय गुणों से भरपूर अदरक बन सकता है किसानों के लिए मुनाफे का सौदा। गर्मियों में मिट्टी के मटके और बोतलें बन रही हैं लोगों की पहली पसंद। मिट्टी से बनी उत्पादों की मांग बढ़ाने से कुम्हारों में भी लौट आई है खुशी की लहर। अगले कुछ दिनों तक देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भागों में भीषण गर्मी की संभावना। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बढ़ेगी तपिश। वहीं दक्षिण प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्व अनुमान। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। पारंपरिक खेती के तहत किसान एक साल के दौरान 2 सीजन में फसलों की खेती करते हैं, जिसमें रबी और खरीफ की बुआई की जाती है। लेकिन आप इन दोनों फसलों के बीच में भी कुछ फसल की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दरअसल अब तक लगभग सभी जगहों पर रबी फसल की कटाई हो गई है और किसान के खेत खाली पड़े हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इन खेतों में मूंग की खेती कर सकते हैं। अपने खेत में मूंग लगाकर आप अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक की अगर माने तो इस सीजन में मूंग की खेती कम लागत में अतिरिक्त आय के अलावा मिट्टी की उर्वरता में सुधारने में सहायक होती है। ऐसे में रबी और खरीफ फसल के मध्य मूंग की खेती कर न सिर्फ अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, बल्कि अपने खेतों की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि इस सीजन में मूंग की खेती में एक बड़ी समस्या बीमारियों की होती है, जिससे सावधान रहना चाहिए। मूंग में अधिकतर सफेद मक्खी, फली छेदक इल्ली, माहू तथा बिहार रोमिल इल्ली का प्रकोप देखा जाता है। कृषि वैज्ञानिक के मुताबिक मूंग की फसल में बीमारियों के इलाज के लिए फसल में दवा का सही समय पर छिड़काव करें। और गर्मी के मौसम में किसान अपने खरीफ फसल की तैयारी में लग जाते हैं। किसान इसके लिए कई तरह की फसल के लिए खेत को तैयार करना शुरू कर देते हैं। अगर आप अब की बार दुगना मुनाफा फसल खेती कर कमाना चाहते हैं तो इस फसल की खेती के लिए खेत को तैयार कर लें। जून के महीने में इसकी रुपाई कर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अध्ययन के मुताबिक जून जुलाई के महीने में किसान खेती के लिए खेत को तैयार कर सकते हैं। इसकी खेती कर किसान दुगने से भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अदरक, जो कि औषधीय गुणों से भरपूर है, इसका उपयोग आयुर्वेद में दवाई बनाने के लिए किया जाता है। जून जुलाई के महीने में इसकी खेती के लिए किसान खेत में मेड़ बनाकर तैयार कर लें, जिसके बाद लाइन से लाइन की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अदरक की खेती लंबी अवधि फसल है जो 6 से 7 महीने में तैयार होती है। धान की खेती भारत के कई प्रदेशों में की जाती है। परंपरागत तरीके से की जाने वाली धान की खेती से पानी की खपत काफी ज्यादा होती है, लेकिन अब वैज्ञानिक किसानों को धान की सीधी बुआई करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिससे कम लागत में अच्छा उत्पादन मिलता है। किसानों को 1 एकड़ में करीब 15,000 रुपए की अतिरिक्त आय होती है। कई राज्यों में सरकार धान की सीधी बुआई करने वाले किसानों को अनुदान भी दे रही है। धान की सीधी बुआई करने से करीब 4 से 5 क्विंटल उत्पादन भी ज्यादा मिलता है। धान की रुपाई के लिए करीब 5,000 रुपए मजदूरी का खर्च आता है। लेकिन वैज्ञानिक तरीकों से की जाने वाली धान की सीधी बुआई, जिससे 30% से 35% पानी की बचत होती है, साथ ही परंपरागत तरीके से की जाने वाली खेती के मुकाबले ग्रीन गैस उत्सर्जन में भी 30% से 35% गिरावट आती है, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। जो वहीं सीधी बुआई से किसानों को करीब 5 क्विंटल उपज भी ज्यादा मिलती है। ऐसे में ये किसानों के लिए करीब 10,000 रुपए की अतिरिक्त आय हो जाती है। धान की सीधी बुआई 25 मई से 10 जून तक मानसून से पहले की जाती है। धान की सीधी बुआई करने से गेहूं की कटाई के बाद खेत को अच्छे से जोतकर समतल करना जरूरी है।
और अब बात करते हैं केले की खेती की। केला एक ऐसा फल है जिसकी पूरे साल सभी राज्यों में मांग बनी रहती है, इसीलिए बाजार में इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। इसी कारण देश में केले की खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। किसान केले की खेती से न केवल बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं, बल्कि केला एक ऐसा फल है जिससे कई तरह के नमकीन भी बनाए जाते हैं, जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं। देश में हमारे किसान केले की लगभग 500 प्रजातियों से ज्यादा की खेती करते हैं, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार किए गए पौधों को लगाने की सलाह दी जाती है। कृषि विशेषज्ञों का भी कहना है कि टिश्यू कल्चर तकनीक से केले की खेती में किसान भाई अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इस तकनीक से पौधे तैयार करते समय काफी ध्यान और सावधानी रखने की जरूरत होती है, नहीं तो फायदे के स्थान पर नुकसान भी हो सकता है। टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार करते समय केले के पेड़ से 5 से 6 सेहतमंद पत्ते लिए जाते हैं और इनके बीच 5 सेंटीमीटर की दूरी भी रखी जाती है। पौधे लगाने के बाद सख्त होने लगे तो पत्तों की 25-30 जड़ें बनाना अनिवार्य है। टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार किए गए पौधों का विकास अच्छी प्रकार से होता है, जबकि साधारण तकनीक से बनाए गए पौधों के खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। टिश्यू कल्चर से तैयार पौधे जल्दी बढ़ते हैं और अधिक फल भी देते हैं। इसके अलावा ये रोग मुक्त और फल भी बेहतर और अच्छे आते हैं। साथ ही इसकी फसल लगभग 10 महीने में तैयार हो जाती है। उसके बाद 8 से 10 महीने बाद दोबारा फसल भी आ सकती है। इस तकनीक से 2 साल में किसान केले की फसल से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने कृषि के लिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आधारित माइक्रोजेल विकसित किया है। इसे मिट्टी में मिलाकर या पौधों की पत्तियों पर छिड़क कर लगाया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस शो से पर्यावरण संरक्षण और फसल के पोषण को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। पेश है ये रिपोर्ट। दुनिया भर में आबादी बढ़ने के कारण भोजन की मांग बढ़ती जा रही है। बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए खाद का बार बार इस्तेमाल किया जाता है। इससे फसल का उत्पादन तो बढ़ता है, लेकिन प्रदूषण भी फैलता है। इस चैलेंज से निपटने के लिए हम लोगों ने पॉलीमर बेस्ड माइक्रोजेल तैयार किया है, जो फर्टिलाइजर को कम इस्तेमाल करने में मदद करता है। सराहनीय बात यह है कि इस शोध के निष्कर्ष अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के प्रतिष्ठित जर्नल ACS अप्लाइड मटेरियल्स एंड इंटरफेसेस में प्रकाशित हुए हैं। शोध कार्य का नेतृत्व डॉक्टर गरिमा अग्रवाल ने अपनी टीम के साथ किया, जिसमें स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज IIT मंडी से अंकिता धीमान, पीयूष थापर और डिम्पी भारद्वाज शामिल हैं। अनुसंधान को विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, भारत सरकार और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई थी। हम लोगों ने माइक्रोजेल तैयार किया है, जो फर्टिलाइजर को लंबे समय तक रिलीज कर सकता है। हम लोगों ने फसलों के साथ इसकी जांच भी की है। भविष्य में हम लोग इसका अध्ययन भी करेंगे। शोधकर्ताओं का कहना है कि माइक्रोजेल फॉर्मुलेशन पर्यावरण के अनुकूल है और बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि ये प्राकृतिक पॉलीमर से बना है। इसे मिट्टी में मिलाकर या पौधों की पत्तियों पर छिड़क कर लगाया जा सकता है। इस तकनीक का प्रयोग करके मक्के के पौधों के साथ हाल के अध्ययनों से पता चला है कि हमारा फॉर्मुलेशन शुद्ध यूरिया उर्वरक की तुलना में मक्के की बीज के अंकुरण और समग्र पौधों के विकास में काफी सुधार हुआ है। नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरकों की ये निरंतर रिहाई उर्वरक के उपयोग में कटौती करते हुए फसलों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विभाग ने केरल में अगले 5 दिन के लिए भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। इसे लेकर 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 19 और 20 मई के लिए राज्य के पथनामथिट्टा, कोट्टयम और इडुक्की जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है।
भारी बारिश से शहरी और निचले इलाकों में बाढ़ और जलभराव की संभावना बढ़ जाती है। लगातार बारिश से भूस्खलन भी हो सकता है। इसे लेकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भाग में भीषण गर्मी की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मंगलवार तक भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहने का अनुमान है। देश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में आज से ही यही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम क्षेत्र के मैदानी इलाकों में अगले 5 दिन में भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना जताई है। पूर्वी और मध्य क्षेत्र अगले 3 दिन में भी भीषण गर्मी रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 से 22 मई तक और उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश में बुधवार तक भीषण गर्मी रहने की संभावना है। इस बीच विभाग ने कहा है कि दक्षिण प्रायद्वीप में बृहस्पतिवार तक मूसलाधार बारिश जारी रहने की संभावना है। अगले 48 घंटों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में गंभीर लू की स्थिति जारी रहने की संभावना भी जताई है। साथ ही अगले 3 दिन के दौरान पूर्वी और मध्य भारत में भी हीट वेव की स्थिति रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं मौसम विभाग ने मध्य केरल के 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य केरल के पथनमथिट्टा, कोट्टयम और इडुक्की में रविवार और सोमवार को भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। इन जगहों पर 24 घंटे में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने की आशंका है। इसके अलावा 4 और जिलों तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, आलपुझा और एर्नाकुलम जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले केरल पिछले कुछ दिनों से पहली बार हीट वेव से जूझ रहा था। केरल में 31 मई तक मानसून के आने की संभावना जताई गई है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके के दरहाल जंगल में लगातार तीसरे दिन आग लगने का मामला सामने आया है। त्वरित कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। दरहाल जंगल के वन अधिकारी ने कहा है कि उन्हें पिछले 3 दिन से जंगल में आग लगने के मामले मिल रहे हैं। इसके पीछे के कारणों का पता लगाकर जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। एक समय था जब गर्मी के मौसम में हर घर में पानी ठंडा रखने के लिए मटके और सुराही इस्तेमाल किए जाते थे। आज एक बार फिर हम अपनी उन्हीं पारंपरिक चीज़ों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सेहत के लिहाज से अच्छी हैं। आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के उमरिया जिला, जहां मिट्टी से बनी बोतलें सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी हैं। उमरिया जिले के चंदिया नगर के कुम्हारों के द्वारा बनाई जाने वाली सुराही पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार यहाँ के कलाकारों ने आकर्षक बोतलें बनाकर सभी का मन मोह लिया है। आकर्षक चटक रंग की ये बोतलें पहली नजर में ही लोगों का मन मोह लेती हैं। तरह तरह के आकार की बनी इन बोतलों का पानी सेहत को दुरुस्त रखने में काफी मदद कर रहा है। मिट्टी से मिलने वाले आवश्यक मिनरल पानी के साथ साथ शरीर में पहुंचने से लोगों को सेहत का फायदा भी हो रहा है। जब सुराही मटका बनते थे तो कुछ और था, अब कुछ बाटल बनने लगा, इससे ज़्यादा आमदनी होने लगी और जो फ्रिज का चलता था वो उसके नुकसान करता। अब ये बाटल चलने लगा, तब से बहुत आदमी लेने लगे हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगी है। ये कलाकार मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड से प्रशिक्षण प्राप्त है। इन्होंने बेहद कम दामों वाली आकर्षक थर्मसनुमा बोतलें तैयार की हैं, जो सेहत के लिहाज से लाभदायक है। जिला पंचायत खादी ग्राम उद्योग माटी कला बोर्ड भोपाल से ये टीम आई थी, हम लोग इसे सीखे हैं। सीखने के बाद इसको अनेक प्रकार के बोतल बनाए, डिजाइनिंग बोतल बनाए हैं और पानी जैसे पीते हैं तो ठंडा होता है, और जैसे बाज़ार की जो बोतलें हैं उसमें पानी भरते हैं तो ठंडा जरूर रहेगा, लेकिन उसमें तत्व नहीं मिलेंगे। दरअसल खान पान में बढ़ते रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल से लोगों को असमयिक गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देसी मिट्टी से बनी ये बोतलें लोगों को ठंडा पानी उपलब्ध कराने में सहायक तो हैं ही, इसके अलावा सेहत की पूंजी को बचाने में भी मददगार साबित हो रही हैं। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव।
भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। इस साल देश से होने वाली हल्दी के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,53,442 टन का किया था, जो साल 2022-23 के दौरान 13,257 टन बढ़कर इस साल 1,66,000 टन के पार पहुंच गया है। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद उड़ीसा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। मसाला बोर्ड के हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 11,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से जनवरी के महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,38,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इसी दौरान मूंगफली का निर्यात 5,26,953 टन का रहा था। मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86.54 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102.97 लाख टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 16.43 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि 29 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम की फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र, उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो हैं खरीफ और रबी मौसम। रबी और खरीफ तिलहन की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिलहन की पैदावार 228.42 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि रबी तिलहन की उपज साल 2023-24 में 137.56 लाख मीट्रिक टन हो सकती है। यानी साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365.98 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसमें अरंडी भी शामिल है और इसका असर कुल तिलहनी फसलों जैसे मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। मंडी भाव के बाद आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। पंजाब के किसान गेहूं के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें, साथ ही यहां किसान गेहूं की पकी फसलों की कटाई भी कर लें। पंजाब में ही किसान कपास की अच्छी पैदावार के लिए समय पर सिंचाई करें। यहाँ के किसान कपास को कीटों से बचाने के उपाय भी कर लें। पंजाब में इस समय मिर्च और बैगन की नर्सरी लगाई जा सकती है। पंजाब में गन्ने की अच्छी पैदावार के लिए समय पर सिंचाई करें। यहाँ गन्ने के खेतों में नमी बनाए रखने के लिए धान के भूसे को इसमें डाल दें। पंजाब में समय में मक्का, ज्वार और बाजरा की बुआई भी की जा सकती है। यहाँ आम में पाउडरी फफूंदी के नियंत्रण के लिए कैराथिन का छिड़काव कर ले। यहाँ के किसान लीची और आम की समय पर हल्की और बार बार सिंचाई करें।
हरियाणा के किसान कद्दू, टमाटर, मिर्च, बैगन और भिंडी की तुड़ाई कर लें। यहाँ इस समय भिंडी, लोबिया, खरबूजा और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई की जा सकती है। हरियाणा में इस समय मिर्च, बैगन और खीरे की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ भिंडी में जैसिड के नियंत्रण के लिए नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। यहाँ के किसान गेहूं की पकी फसलों की कटाई पूरी करें और कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर भंडारित भी कर लें। हरियाणा में खट्टे फलों, लीची और आम की इस मौसम में हल्की बार बार सिंचाई करें। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और आइए अब जानते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों पर सोमवार को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत सोमवार 20 मई को ओडिशा में मतदान होने वाला है। ओडिशा के राउरकेला में मतदान से पहले संबंधित मतदान केंद्रों के ईवीएम की रवानगी की जा रही है। लोकतंत्र का ये महापर्व बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो, इसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरह सतर्क है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने अब तक 8,889 करोड़ रुपए की जब्ती की है। इसमें से 45% जब्ती ड्रग्स और नशीले पदार्थों की भी है। चुनाव आयोग की नई पहल के तहत वरिष्ठ नागरिकों को घर से ही मतदान की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में दिल्ली के 87 वर्ष की विजय कुमारी होशीजा ने घर से वोट की सुविधा का उपयोग कर मतदान किया। आज भाजपा मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के नेताओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भाजपा मुख्यालय के पास दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने भाजपा मुख्यालय के आसपास के इलाकों के लिए यातायात संबंधी एडवाइजरी भी जारी की है।
वहीं आम आदमी पार्टी द्वारा बीजेपी मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन के फैसले पर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में स्वाति मालीवाल ने लिखा कि किसी दौर में हम सब निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर निकलते थे, आज 12 साल बाद सड़क पर निकले हैं। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं, उनकी पार्टी की महिला सांसदों को उनके स्टाफ पीटते हैं तो कार्रवाई नहीं होगी क्या? अरविंद केजरीवाल का ये कौन सा मॉडल है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह ने विभव मामले में केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि केजरीवाल नौटंकी कर रहे हैं, ये सब अपने ऊपर से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए शनिवार को चुनाव प्रचार थमने के साथ ही राजनीतिक पार्टियां शेष 2 चरणों के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी क्रम में विपक्षी गठबंधन पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुट गई है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने चुनाव अभियान के तहत साइकिलथन का आयोजन किया। कुलदीप कुमार ने कहा कि जेल का जवाब वोट से देने के लिए दिल्ली की जनता तैयार है। हिमाचल प्रदेश की मंडी से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने कहा है कि मुझे एक अभिनेत्री के तौर पर जो इतने सारे पुरस्कार मिले हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पुरस्कार हो या पद्मश्री, अगर आने वाले समय में मुझे एमपी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।